नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के 3 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस पेपर दिख रहा है आपको, ये नीट 2022 का क्वेश्चंस पेपर है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस पेपर को कवर करेंगे, ठीक है, जिसके सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों पार्ट को हम अच्छे से देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ओके, अगेन फिर हम नीट 2021 के क्वेश्चंस पेपर को कवर करेंगे, ठीक है, उसके भी सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर लास्टली हम नीट 2023 के क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे काफ़ी अच्छे से कंसेप्चुअल वे में। और ये जो आपको पेज दिख रहा है, इसके पेज पे ही मैंने आपको आंसर फार्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन था उसके फार्मूले लिख दिए हैं, ताकि आप वहाँ से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो रहा है उतना ज़्यादा मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, और काफ़ी सपोर्ट है आपका भी और मेरा भी काफ़ी सपोर्ट है आपके लिए, ठीक है। जितने भी मतलब कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ दिक्कतें आएंगी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन से और सेक्शन ए, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन ए के क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि दोनों कनेक्टेड है एक पैरेलली वे में, ठीक है। यहाँ पे हमने फिगर भी बना रखा है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द रेशियो ऑफ एन थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू द 200 ओम इन गिवन टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले सर्किट वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसके हमें सबसे पहले फॉर्मूले बनाने हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो फिगर बनेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसने कहा कि 100 ओम और 200 ओम का यहाँ पे हमने जोड़ लिया, तो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे क्या कहा गया, थर्मल एनर्जी डेवलप इन द 100 ओम एंड 200 ओम, ठीक है। वही टाइप का फिर से वहाँ पे रिपीट हो गया। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा P का, P बराबर V² अपन R का एक फॉर्मूला लगता है। जैसे P1 आपको यहाँ पे दिया गया, P1 इज इक्वल टू V2 अपन R, तो R का वैल्यू तो आपको यहाँ पे 100 दिया गया, और P2 अगर हम निकाले तो V² अपन 200, मतलब कि यहाँ पे R का वैल्यू, R2 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया, 200 दिया गया। तो ऐसे P1 और P2 हम निकाल लेंगे, और P1 और P2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। P1 अपॉन P2 निकालेंगे तो V1² अपॉन V2² निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 200 अपॉन 100 आएगा, मतलब कि कट के ये 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से आता है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियल and it expanded into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1 if the fragment having equal mass fly off along multiply perpendicular directions with speed v and speed of the थर्ड लाइटर फ्रैगमेंट इज, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है P1 का, P1 इज इक्वल टू √P1² प्लस P2²। अब यहाँ पे P1 आपको P2 निकालना है और दोनों का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद रूट से बाहर आप निकालेंगे तो 2√3V इज़ द राइट आंसर, ठीक है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा गया, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg। अब यहाँ पे ना 2 ऑब्जेक्ट दिए गए जिसके मास 10 kg है और 20 kg है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दे दिएगा, आर कनेक्टेड टू द 2 एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद द नेग्लिजिबल मास, ठीक है। एंड फिर कहा गया द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg ऑफ द मास। अब यहाँ पे ना आपको सेंटर ऑफ मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 बटा m1 प्लस m2, जिसमें m1 का वैल्यू यहाँ 10 kg दे दिया गया मास, और एक और दे दिया गया है m2 जो कि 20 kg, ठीक है। और यहाँ पे x1 जो दिया गया है वो 0। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि इंड से, मतलब टू इंड ऑफ द रिजिड लेंथ इज 10। अब टू इंड कहने का मतलब लास्ट से स्टार्ट अप है, तो 0 से स्टार्ट है और 10 मीटर तक गया, तो x1 0 हो गया और x2 10 हो गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले के बेस पे लगाएंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या आने वाला है, 20/3 आने वाला है, क्योंकि m1 का वैल्यू हम यहाँ पे 10 रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। 0 से गुना तो 0 आ गया, प्लस m2 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 20 को फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x2 से, मतलब 10 से, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, और बट्टा में m1 प्लस m2 मतलब कि 10/20 कर लेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 20/3 इज द राइट आंसर, राइट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। तो ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होती है तब नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो होते हैं और वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a Young's double slit experiment, a student observed 8 frings in a certain segment of the screen when the monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used, and if the wavelength is right। अभी इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे ना जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक फ्रिंग्स का मतलब कि ये तो यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट आपको लगाने हैं, लेकिन जो 8 फ्रिंग्स दिया गया है वो N1 है। N1 का वैल्यू 8 आ गया एंड लेमडा 1 का वैल्यू दिया गया, लेमडा 2 का वैल्यू वेवलेंथ आपको दिया गया, आपको N2 निकालना है। तो N2 के लिए एक फार्मूला मतलब कि यहाँ पे आपको कौन से फार्मूलेस लगाने हैं इन द एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट के लिए जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है वो N1 N2 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, मतलब कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो N1 का वैल्यू तो आपको 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 8 दिया गया है, लेकिन N2 का वैल्यू आपको नहीं दिया गया, यही आपको निकालना है, ठीक है। सो N2 इज इक्वल टू, अब N2 निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे तो इस टाइप का आपका फॉर्मूला बनेगा, N2 इज इक्वल टू N1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। अब यहाँ पे जब आप फॉर्मूलास को डालेंगे तो आपका राइट आंसर 12 आएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, the next question is, a body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3.0 Newton when placed at a particular point, the magnitude of the gravitational field intensity at that point, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि m का वैल्यू आपको 60 ग्राम दिया गया है, m कहने का मतलब मास 60 ग्राम है, ठीक है, और f कहने का मतलब है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 3 न्यूटन दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे जो आंसर, अब देखिए जैसे कि ऑप्शन जो होंगे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्शन है केजी के इंटरनली, तो हमें केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो 0.06 केजी, ठीक है। आईजी का एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको पॉइंट वो निकालनी है, उसके मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आईजी का फॉर्मूला होता है F/m, जिसमें F की वैल्यू दी गई है, M की वैल्यू दी गई है। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो 15 न्यूटन पर केजी इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर लूप ऑफ स्लाइड 1 मीटर एंड रेसिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 t if the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field and the magnetic flux through the loops is, so इसका राइट आंसर 0.5 वेबर हो जाएगा। कैसे होगा, तो b का वैल्यू यहाँ पे 0.5 t दिया गया है। t कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे 0.5 t दिया गया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख लिया। अब एक फॉर्मूला होता है इस चीज़ का, ठीक है, बी ए इंटू कॉस थीटा। बी ए इंटू कॉस थीटा, बी ए का वैल्यू, वी का वैल्यू तो दिया गया है यहाँ पे 0.5, ए का वैल्यू 1 हो गया क्योंकि हमें यहाँ पे 1 मीटर स्लाइड इसका कहा गया था, ठीक है। और कॉस थीटा कहने का मतलब कॉस 0 डिग्री लगाएंगे, इसका एंगल जो होगा वो 0 डिग्री पे लेंगे हम, ठीक है। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.5 वेबर इज द राइट आंसर, जो कि वेबर एक यूनिट होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दिस इज़ वेरी कंसेप्चुअल बेस्ड, यहाँ पे रट्टू क्वेश्चन है। यूनिट एंड नो हैव डायमेंशन, मतलब कि जो एंगल होते हैं, प्लेन एंगल हो या फिर सॉलिड एंगल हो, उसमें यूनिट होते हैं बट डायमेंशंस उसके नहीं होते। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय द 100 किलोवाट ट्रांसमिटेड इन 1 आवर इज, तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला रट्टू क्वेश्चन है, मतलब कि आपको यहाँ पे पूछा गया 100 किलोवाट में कितने मतलब कि जूल होंगे, तो 36 इंटू 10⁻⁷ जूल, कहने का मतलब 36 करोड़ या फिर 360 मिलियन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, एक ग्राफ विच शो वेरिएशंस ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एक ग्राफ दिया गया है लेमडा से, जिसको डिनोट कर रहे हैं, एंड द पार्टिकल्स एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम इज, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू h/p, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p का वैल्यू मोमेंटम। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनते हैं वो कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे 4th हो जाएगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So this is our next questions. When light propagate through a material medium of relative permittivity ER and the relative permeability is mu R and the velocity of light is v and given the c, मतलब कि यहाँ पे ना कुछ वैल्यू भी आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए n का फॉर्मूला होता है √E r mu R,
ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लीजिए या फिर इसको अलग साइड में आप याद करके रखिए। एक और फॉर्मूला होता है n का, जो कि n = c/v होता है, जिसमें c जो है, c आपको तो दिया नहीं गया तो c को हम c रहने देंगे। n का वैल्यू हमें पता है कि हाँ ये √अंडर ये करके होता है, ठीक है। अब यहाँ पे v का हमको निकालना है, क्योंकि हमें क्या कहा गया, हमें निकालना है यहाँ पे v, वेलोसिटी ऑफ द लाइट निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या फॉर्मूला होता है, c/n, n का वैल्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो c/√c/√e एंड इतना। तो द राइट आंसर इज दिस, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही थोड़ी सी दिमाग लगानी थी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं सबके सब रिपीट होते हैं हर साल। आप नीट 2021 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं या फिर 30 के क्वेश्चन अगर आप नहीं दिखाए तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट में कराया गया है। उसी प्रकार बायोलॉजी के भी हैं और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ जाके फटाफट से देख लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू होलो कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ R1 एंड R2, मतलब कि R1 जो है ग्रेटर देन R2 है, इक्वल चार्जेस पोटेंशियल। अब यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व है। सबसे पहला तो R2 जो होगा इसके इंटरनली कि होलो कंडक्टिंग स्पेयर कहा गया और पोटेंशियल मतलब इक्वल, तो इक्वल आ जाएगा R2 होगा ग्रेटर देन R1 हो जाएगा, ठीक है। लार्ज पोटेंशियल तो मोड 1 स्मॉल स्पेस द चांसेस इन अदर नेक्स्ट्स when two monochromatic light frequency V and the V/2 are incident on the photo electric metal, their stopping potential comes Vs/2 and Vs respectively. The three short frequency of this metal is, तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी है वो सबके सब रॉन्ग है एंड ये जो है ये मोमेंटम अब घट चुका है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल है, थोड़ी सी आप दिमाग लगानी थी। क्या क्वेश्चन है, display time graph of two moving particles make angles of 30 degree and 45 degree, okay, 30 degree 45 degree दे दिया। What is the axis on the figure and the ratio of the respective velocity? अब velocity का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम मतलब मास अपॉन, ठीक है। मास को अगर हम दें तो मास का मतलब जैसे कि अब इससे रिलेटेड हमें नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को लिखते हैं, जैसे कि एक हमारा Q1 का वैल्यू 3 दिया गया है, एंगल 2 दिए गए हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। जो वैल्यू आएंगे उसको हम V1/V2 लेंगे, ठीक है। V1/V2 का मतलब है 1/√3 ऊपर हो जाएगा और बटन में 1 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको फाइंड करेंगे तो 1/√3 आएगा आंसर में, मतलब 1/√3, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो रेशियो दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगा के आंसर, यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या होगा, SN हमें निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है हाफ A × 2 - 1। अब यहाँ पे A का वैल्यू हमें यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 दिए गए हैं, जिसको रख के आना है बेसिकली। और जब हम इसका निकालेंगे, जैसे कि फर्स्ट अगर हम निकालते हैं फर्स्ट रख के तो G/2 आता है, ठीक है। G/2 हमने कर लिया। उसके बाद अगर हम 2 रख के निकालेंगे, यहाँ पे 2 रख के निकालते हैं, 2 रख के निकालेंगे तो 3/2 G आ जाए, मतलब कि आएगा 3/2 G आ जाए, ठीक है। उसके बाद 5 का निकालते हैं तो यहाँ पे 5/2 G आ, तो /2 मतलब 1/2 G कौन आ रहा है ना, लेकिन 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 आएगा। तो राइट आंसर इज 1, 3, 5 एंड 7 द राइट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से 5 रहता तो यहाँ पे 9 एक और ऐड हो जाते हैं, ओके। सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, the next question is, a concave lens has radii of curvatures 20 cm each. If the refractive index of the material of the lens is 0.5 and the power of the lens, अब इसको हम बनाएंगे कैसे। फर्स्टली R1 का वैल्यू हमें दिया है, R1 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर क्या कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो है वो R1 हो गया, जो 20 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार R2 का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, R2 वैल्यू हम खुद से लेंगे, क्योंकि रेडियाई जो होते हैं वो प्लस से लेकर के माइनस तक होते हैं, इसलिए 0.2 मीटर इन द प्लस एंड R2 का वैल्यू 0.2 इन द माइनस। अगेन फिर यहाँ पे m मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, उसका दिया 1.5। अब हमें निकाल के आते हैं फॉर्मूला का जो कि 1/f का होता है, तो म्यू -1 इंटू 1/f के लिए हम क्या लेंगे, 1 माइनस म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। बेसिकली म्यू -1 के लिए 1.5 - 1 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1.5 म्यू का वैल्यू है एंड 1 जो कि फॉर्मूला है। अगेन 1/r1, 1/r1 का वैल्यू 0 एंड माइनस 1/r2। अब इस फॉर्मूले को हम रख लिया, फिर हमने निकाल लिया यहाँ आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू रखेंगे, p = 1/f, तो p = 1 कहने का मतलब 0.5 अपॉन f कहने का मतलब है 1 - 5 माइनस यहाँ पे 1 हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर 0.5 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम p का वैल्यू निकाले तो 0.5 इज राइट आंसर, जो कि 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 के पावर -2 अपन √π दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम। अब इस क्वेश्चन के हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, तो सबसे पहले ये एक जो है कंसेप्ट बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 10⁵ A/m², ठीक है। सो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। आगे आते नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैचिंग करने से कि AM रेडियाई वेव जो होता है
वो 10 के पावर 2 मीटर होते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 के पावर -2 मीटर का होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन उसका 10 के -4 मीटर का है। और एक्सरे जो होते हैं वो 10 के पावर -10 मीटर का होता है। तो ये से क्वेश्चन कंसेप्ट जो है वो आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा रिपीट होने वाला चीज़ है और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, 2, 4 and 1। 3, 2, 4 and 1 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे पीक वोल्टेज आपको बताना AC सोर्स के लिए वो किसको लेते हैं, √2 टाइम्स ऑफ द RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, an electric lift with a maximum load of 2000 kg lift plus passenger is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second and the frictional force opposing motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor and the, तो यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ना। सबसे पहले देखना है कि क्या चीज़ दिया गया है। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको m का वैल्यू दिया गया, मैक्सिमम लोड है वो 2000 kg दिया गया जो कि हमने लिख लिया। उसके बाद वोल्ट आपको दिया 1.5 मीटर पर सेकंड जो कि हमने लिख लिया। f का वैल्यू यहाँ पे दिया गया जो कि हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना है मोटर ऑफ लिफ्ट इस वोल्ट कितना लोड डिलीवर करेगा, मिनिमम पावर निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम टी का फॉर्मूला लगाएंगे। टी का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर का वाट, मतलब कि वाट प्लस फोर्स, ठीक है। अब यहाँ टी इज इक्वल टू मतलब कि यहाँ पे जो दिया गया उस फॉर्मूला एक mg होता है प्लस f हो गया। अब यहाँ पे टी के लिए हम लगाएंगे m का वैल्यू इतना और g का वैल्यू 10 हो गया और f का वैल्यू 1000। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 23000 न्यूटन आएगा। अब फिर एक और फार्मूला आता है p इज इक्वल टू टी का, जो p बराबर tb, टी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया, v का वैल्यू और जिसको हमने पुट करके 34500 इज द राइट आंसर, ठीक है। Again, the next question: if the initial tensions on stretches storing and dull, then the ratio of the initial and final speed of transverse wave along the string. तो यहाँ पे राइट आंसर 1 रेशियो √2 आएगा। कैसे आएगा, तो मतलब v इज इक्वल टू √. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस पेपर को, जिसके इंटरनली हम टोटल फिजिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नीट का रियल क्वेश्चंस पेपर है जिसका एग्ज़ाम 7 मई को हुआ था और इस बार 5 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सो इस वीडियोस के इंटरनली हम टोटल फिजिक्स के सेक्शन ए और सेक्शन बी के पार्ट को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। जैसे कि जितने भी क्वेश्चंस है उसके हमने की पॉइंट लिख रखे हैं, ठीक है। और इन सारे की पॉइंट के माध्यम से हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, ए फुटबॉल प्लेड इज मूविंग साउथवर्ड, ठीक है। मतलब कि कोई फुटबॉल है जो कि मूव कर रहा है साउथवर्ड की तरफ एंड सडनली टर्न्स, मतलब अचानक से चेंज हो गया ईस्टवर्ड की तरफ विद द सेम स्पीड, मतलब कि उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ। उसके बाद टू अवॉइड एन अपोनेंट, उसको अवॉइड कर सकते हैं, एंड द फोर्स एक्ट ऑन द प्ले वाइल इज टर्निंग। अब उसका जो टर्निंग हुआ वो किस फोर्स, मतलब उसका फोर्स जो हुआ किस साइड में हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मतलब कि कोई भी फुटबॉल है और वो साउथवर्ड से ईस्टवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ईस्टवर्ड की तरफ जाएगा तो उसका जो मतलब कि फोर्स होगा वो जस्ट है इसके बगल का, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ईस्टवर्ड से लेकर के नॉर्थवर्ड की तरफ होगा, ठीक है। या फिर इसको हम नॉर्थ से ईस्ट भी बोल सकते हैं। तो द राइट आंसर इज अलोंग द नॉर्थ टू ईस्ट, ओके। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि XC का फॉर्मूला यहाँ पे 1/4 2πfc है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, ठीक है। इन हाउ मच द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप 1/6 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आपको इनिशियल वैल्यू इसकी बतानी है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे R/R0 का वैल्यू दिया गया है 1/2 T/2, ठीक है। मतलब कि इस पावर इसका T/2 है। उसके बाद फिर हम अगर R0 का वैल्यू रखेंगे तो 20 दिया गया है, जिसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम जब इसको निकालेंगे, जैसे कि इसका ड्रॉप पहले लिखेंगे, जैसे R/R0, तो इसका ड्रॉप दिया गया 1/16, तो 1/16 लिख लिया। उसके बाद इज इक्वल टू 1/2 इंटू T/, मतलब कि जो भी इसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद फिर हमने इसको जैसे ही चेंज किया तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या आने वाला है, 80 मिनट आने वाला है, जो कि कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, ठीक है। मतलब कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है किसी भी क्लोज सरफेस का, तो 0 होता है, ठीक है। ये एकदम रट्टू क्वेश्चन है जो कि सिंपल सा था। अगेन आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का, ठीक है। मतलब कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम सो इन द फॉलोइंग
सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किट आपको बताना है, जैसे कि अब आपको करना क्या होता है, सबसे पहली बात जैसे कि 3 ये तो अलग है और इसका सर्किट अलग है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 and 3 6 हो जाएगा, एंड 3 मतलब 9 मतलब कि 6 एंड 6/3 करेंगे तो कितना आएगा, 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप बना सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है CA मतलब कि कैपेसिटेंस A लॉन्ग B का, तो 3 × 6 कर लेंगे, मतलब कि यहाँ से जैसे कि 6 दोनों को जोड़ लिए तो 6 हो गया और ये 3, तो 3 × 6 एंड 3 + 6 कर लेंगे, तो 6 3 ज़ा 18, 18/9 इज इक्वल टू 2/1, मतलब कि 2 मैग्नेटिक फ्लक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। म्यू। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. The ratio of frequency of fundamental harmonic produced by open pipe to that closed pipe having the same length, मतलब कि लेंथ सेम है लेकिन ओपन एंड क्लोज पाइप में बटा हुआ है, ओके। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा होगा, जैसे कि n का वैल्यू का फॉर्मूला होता है V/12, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब n1 मतलब कि n' निकालेंगे तो V/4L निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रेशियो वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा जो कि n = वॉल्यूम/2L का होता है, 2 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे n1 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1/2H आएगा, ठीक है। उसके बाद n1/n निकालेंगे तो T/2, मतलब कि n और n' का रेशियो निकालेंगे, इसका n का और n' का रेशियो निकालेंगे, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो दोनों का रेशियो यहाँ पे 2:1 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, ओके। अगेन, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज, तो आपको मतलब ब्रैकेट सीरीज का आपको शॉर्टेस्ट बताना है। जैसे कि यहाँ पे बाल्मर सीरीज, जैसे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज तो लैम्डा हो गया, तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज का बताना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिया क्या क्या गया है, तो बेसिकली सबसे पहले n1 का वैल्यू दिया गया है 2, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन एक फॉर्मूला होता है लेमडा का 4/रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन इसको हम पुट कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले हमने लेमडा का वैल्यू निकाला, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, n = 4 डैश एंड n2, मतलब कि लेमडा = 16/4, तो 16/4 को जब हम कैलकुलेट कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 लैम्डा इज द राइट आंसर, ठीक है। सो अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, A 12-volt 60-watt lamp is connected in the semiconductor of a step-down transformer and whose primary is connected to AC means of 22 volt, मतलब कि 220 volt, assuming that transformer is ideal and what is the current of primary feeding, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी फीडिंग के लिए आपको बताना है करंट, तो करंट निकालने के लिए फर्स्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो दिया गया है उस चीज़ को हम यहाँ पे कनेक्ट करके और फिर द राइट आंसर इज 0.27 एंगस्ट्रॉम, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं बना तो आप इसको ट्राई करेंगे, सही से देखेंगे, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द फॉलोइंग सर्किट। अब जैसे कि आपको ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपको ना इसका फाइंड करना है आंसर, ठीक है। तो आंसर फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्टेस्ट बता रखा है कि जैसे कि आई आपको दिया गया, आई क्या दिया गया है, सबसे पहले ना इस फिगर के अनुसार आप देख सकते हैं कि आई जो दिया गया है, आई का फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी वोल्ट दिए गए हैं आपको उसको मतलब कि डिवाइड करना है, और उसको माइनस करना है और बट्टा में मतलब कि डिवाइड क्या चीज़ से कर देना है, जो भी आपका सर्किट दिया गया, जैसे कि 1 and 7 8 हो जाएगा और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 आपको यहाँ पे ओम दे दिया गया, तो 10 को हम नीचे रखेंगे एंड बाकी 10 - 5, तो 10 - 5 = 5, 5/10 = 1/2, मतलब 0.5 फ्रॉम द ए, तो राइट आंसर इज़ 1। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 μH कैरिंग अ करेंट ऑफ 2 A, ठीक है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार मतलब रिपीट होते हैं, लगभग नीट 2022 में भी रिपीट आया था और नीट 2020 में रिपीट आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि क्या कहा जा रहा है, एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/Li² एंड आपको 1/2 तो फॉर्मूले का हो गया। Li का मतलब कि L का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे कि आप L का वैल्यू देख सकते हैं, इंडक्टेंस का वैल्यू 4 μH दिया गया, तो 4 रख लेंगे। अगेन फिर हमें
निकाल लेना है जूल के लिए, ठीक है। तो एल आई का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे जूल के लिए, तो 10⁻⁻6 जूल में हम कन्वर्ट कर लेंगे और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसका फाइंड एनर्जी क्या आ गया 8 म्यू जूल इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the potential energy of a long spring when stretched by 2 cm is U. If the spring is stretched by 8 cm, potential energy stored in which will। अब यहाँ पे आपको कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसी का मान बताना है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे क्या गिवन है, तो x1 का मान यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया गया और फिर x2 का वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया। फिर u का एक फॉर्मूला होता है 1/kx², ठीक है। u कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितने स्टोर हो रहे हैं। तो इसके लिए हम 1/2kx² का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर फाइंड करेंगे, तो 16 u इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर्स एंड द वोल्टेज सप्लाई आर। अब आपको यहाँ पे देखना है, तो वोल्टेज सप्लाई किस मतलब कि वो क्या है, तो वो एक प्रकार का रैंडम एरर होता है, ठीक है। रैंडम एरर इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेसिस्टेंस ऑफ अ कार्बन। अब आपको ना बताना है कि कार्बन का जो रेसिस्टेंस है उसका रेसिस्टर्स जैसे कि आपको डिटरमाइन किया गया है इन द कलर कोड में 2 मतलब कि 2 यहाँ पे ये ओम एंड द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। तो जब भी कलर जैसे कि आप रेसिस्टेंस के लिए आप जब कलर कोड देखते हैं तो वहाँ पे जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, जो कि आपको पता है। तो इस सब के गिवन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस दिया मतलब ऑरेंज कलर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मेटल वायर हैज़ मास। अब एक मेटल वायर है जिसका मास दिया गया है इतना ग्राम, ओके। अगेन रेडियस दिया गया है इतना mm एंड लेंथ दिया गया है फिर इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख सकते हैं फिर क्या पूछा जा रहा है। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी। ये क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन है और प्रत्येक मतलब कि 19 में भी आया था, नीट 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था और फिर 23 में आ गया। जैसे देखिए, अब मोमेंटम का वैल्यू होता है m/v, ठीक है, जिसमें म्यू का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू निकाल सकते हैं m/πr²l, ठीक है, जो कि एक फार्मूला होता है। फिर उसको हम चेंज करेंगे डेल्टा मोमेंटम अपॉन मोमेंटम, तो यहाँ पे निकल जाएगा डेल्टा करके, मतलब कि फाइनल आपका आंसर फाइनल जो भी फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे इस सारे मानों को, तो जो भी वैल्यू दिया गया उसको हमने पुट किया और जो भी हमारा फाइनल आंसर आया वो 1.6% आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट एंड दिस इज़ द फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है। यहाँ पे कहा जा रहा है लाइट ट्रेवल्स इन डिस्टेंस x इन टाइम t1 एंड एयर इन द 10x इन द टाइम t2। टाइम t2 में क्या हुआ कि 10x हो गया और t1 में xx मतलब कि x मतलब कि टाइम था, ठीक है। अगेन इन अनदर डेंसर मीडियम व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं हम, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर जो होते हैं v1 का फॉर्मूला x/t1 होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम, तो v2 मतलब कि यहाँ पे मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम का v2 का फॉर्मूला होता है 10x/t, ठीक है। अब यहाँ पे 10x कहने का ये मतलब है कि जैसे कि आपको यहाँ पे जो दिया गया था 10x उसको हमने रख लिया और फिर साथ में t2 के लिए था तो t2 रख दिया। अगेन फिर आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं जैसे कि sin थीटा c का वैल्यू निकालेंगे तो v2/v1 आएगा एंड फिर यहाँ पे जो भी हम फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग द राइट आंसर इज लास्ट वाला sin इनवर्स 10 t1/t2 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे। The question is, in a plane electromagnetic wave traveling in the free space, the electric field component oscillates sinusously in a frequency of 2.0 into 10⁻10 Hz and the amplitude 48 volt volume per minute, and then the amplitude of oscillating magnetic field is speed of the light in the free spaces 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सी का फॉर्मूला होता है E/B0, ठीक है, E0/B0 एंड B0 के लिए जब हम इसको फाइंड करेंगे तो E0/C हो जाएगा जो कि कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे B0 का फॉर्मूला हमें निकालना है, मतलब कि हमें यहाँ पे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा E0 दिया है और जो भी हमारा B0 दिया गया है
उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो राइट आंसर से यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं कैलकुलेशन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द गाइरेशंस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ऑफ मास m एंड द रेडियस r अबाउट द ऑन एक्सिस एंड द रेडियस ऑफ गाइरेशन इज हॉलो द स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड द रेडियस। इतनी सारी बातों को आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिंपल सा देखना है कि रेडियस ऑफ गाइरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो √i/m, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, ठीक है। आप तुक्का नहीं लगा सकते। अगेन आप देख सकते हैं कि i/m के लिए हमने कितना कैलकुलेशंस किया, और कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमारा राइट आंसर आया है वो 3.01 × 10⁻⁴ आया है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या होने वाला है, 3:5 होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको निकालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो फार्मूला हो, इस फार्मूला को हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद जो हमारा राइट आंसर फाइनल आंसर आया वो √3/5 आया। तो 3/5 के लिए हम √3 ऊपर में निकाल लेंगे और √5 को नीचे में निकाल लेंगे, या फिर दोनों को हमने अलग कर लिया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 3 और 5 का आएगा, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल। अब सोप बबल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि नीट 2022 में भी आया था, नीट 2021 में भी आया था, नीट 2020 में भी आया था। सोप बबल से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है प्रत्येक ईयर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फॉर्म अ सोप सॉल्यूशंस इज नियरली। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है। अब जैसे देख सकते हैं E = 2t √4πr², ये एक फार्मूला हो गया, और इस फार्मूले पे हमने पुट कर लिया। अब जैसे कि हमें मान क्या दिया है, तो रेडियस दिया गया है, रेडियस के लिए r का स्क्वायर, तो r की जगह पे हम इस चीज़ को 2 को फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2t जो दिया है, तो 2 तो आपका वैल्यू फार्मूले का है, उसके बाद t का वैल्यू हमें यहाँ पे 0.03, जो कि आपको क्वेश्चंस के इंटरनली गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 4π, तो 4π का वैल्यू हमने रख लिया, और r² का वैल्यू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर था, तो 2 का हमने स्क्वायर कर लिया, और इसके बाद जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमारा राइट आंसर 3.01 × 10⁻⁴ जूल आ गया, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। कभी भी सोप बबल का जो मतलब क्वेश्चंस होता है और उसका आंसर जो आता है वो जूल में ही आता है, ठीक है। तो आपको ना जूल वाले भी यूनिट फाइंड करने हैं। अगेन आते हैं, इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 mH एंड द कैपेसिटेंस C इज 1 माइक्रोफेराड एंड द रेसिस्टेंस R इज 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एट रिजोनेंस, तो रिजोनेंस के लिए एक फार्मूला क्या होता है, रिजोनेंस के लिए L का फार्मूला, जैसे कि आपको रिजोनेंस का फार्मूला होता है XL = XC, मतलब कि WL = 1/WC। अब यहाँ से हम F फाइंड करेंगे। F फाइंड कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंस फाइंड करेंगे तो 1/WC आएगा, ठीक है। ये सारे मान जो है वो आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, ठीक है। तो हम इस पे मतलब कि इस फार्मूला पे इन सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा राइट आंसर 1.59 किलो हर्ज जूल हो जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज KHW इज द राइट आंसर। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ ओवर सरफेसेस, तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो 4th हो जाएगा। क्यों 4th होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग द सरफेस मस्ट वर्ड आ गया ना, मस्ट कहने का मतलब होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये राइट आंसर हुआ है, क्योंकि आपको इसका वैल्यू 0 दिया गया है ओवर सरफेस, तो ओवर सरफेस कहने का मतलब कि बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ फ्लक्स जो होंगे और उनके लाइट इंटरिंग जो होंगे वो बिल्कुल ही मस्ट होंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ऑफ लिविड, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 4th। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द वेंट्रुली मीटर वर्क्स ऑन, तो वेंट्रुली मीटर्स वर्क जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल, है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड ए को दिया है 9m, ठीक है, मतलब कि 2 मास दिए गए हैं जिसका m और 9m है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। उसके बाद फिर क्या है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स 0 विल बी। अब G = ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला कैसे निकालना है, देखिए फॉर्मूला फाइंड करने का तरीका मैं बताता हूँ बिल्कुल सिंपल वे में, कोई ऐसा मतलब कि यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं R1 का एक वैल्यू, मतलब कि R1 के लिए आप देख सकते हैं कि R/4 इसलिए हमने रखा क्योंकि ये फॉर्मूले का है, ठीक है। उसके बाद फिर R2 के लिए 3R/4 हमने रख लिया। 3R/4 ये जो है ये सिंपल सा मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जैसे कि R1, अब R1 कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले 2 मास दिए गए, तो 2 मास के लिए आपको रेसिस्टेंस भी फाइंड करने पड़ेंगे, तो R1 के लिए R/4
4 रख लिया। उसके बाद R2 के लिए 3R/4 इसलिए रखा हमने क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके 3 इक्वली डिवीज़न है, ठीक है। अगेन फिर VP के लिए एक फॉर्मूला होता है Gm/4 R/4 के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर्स -16 Gm/R इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। the temperatures of gases is -50 degree centigrade to what the temperature of gas should be heated and so that the RMS speed is increased by the 3 times। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि V RMS is proportional to √T, तो P1/V2 is equal to √T1/T2, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड के लिए इनिशियल स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख सकता है, जैसे कि V1 एंड मतलब वो 3 टाइम्स वहाँ पे वो मतलब कि बढ़ रहा है, तो 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो आप इसको ऐड कर लेंगे। मतलब कि इनिशियल वैल्यू V है तो उसको 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना। और 4 के लिए अब इसी को हम कैल्विन में चेंज करेंगे, मतलब कि ये तो किलो कैलोरी होगा, इसी को हम कैल्विन में चेंज करेंगे तो आपका राइट आंसर 3295 डिग्री C हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज produced by an electron acceleration through the potential difference of V volts is proportional to। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं SC/λ का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सो लैम्डा के लिए हम SC/E λ करेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा गया, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड दिस एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्टली जो दिया गया था वो V का दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 2V का दिया गया था। अब हमने दोनों को सेम इक्वली ले लिया किस चीज़ के लिए, तो V एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। V एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2V1/V1 + V2, ठीक है। तो 2V1 कहने का मतलब है कि आपको वहाँ पे V दिया गया है और दूसरा 2U दिया गया, मतलब 2V दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने V1/V2 जोड़ लिया। V1/V2 कहने का मतलब V/2V, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम निकालेंगे तो 4V²/3V हो जाएगा एंड लास्टली 4U/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is, ठीक है। तो इसका राइट आंसर along the axis of rotations हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let a wire be suspended from, अब यहाँ पे फिर बताया गया सेलिंग, मतलब कि rigid support and the stretches by weight W and the attached at the free end। उसके बाद longitudinal stretch of any point across sectional A and the wire is, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, W/A हो जाएगा, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए फुल वायर रेक्टिफायर्स, उसके बाद सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शंस डायोड एंड दिस। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको PN जंक्शन डायोड का बताया गया। तो PN जंक्शन डायोड कैपेसिटर्स के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट बताया गया तो आउटपुट कैपेसिटर्स ही आएगा ना। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज प्लेस्ड एट अ एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एंगल दे दिया गया जो कि 30 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर क्या बताया गया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, जो कि E दिया गया है। अगेन फिर है द एक्सपेरियंसेस ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, मतलब कि टॉर्क का वैल्यू 4 न्यूटन पर मीटर मतलब मीटर है। अगेन कैलकुलेट हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे I का वैल्यू जो कि 2 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, ठीक है, जिसको हम P को हमें फाइंड करना है। तो P के लिए हो जाएगा टॉर्क/I sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको फाइंड करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू रखेंगे और फिर इन सब का वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद हमारा जो आंसर आने वाला है वो 2μ मतलब कि MC आने वाला है, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at a temperature 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। उसके बाद इन द टेम्परेचर इन द सिंक इज, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे कैलकुलेशंस देख सकते हैं कि किस प्रकार कैलकुलेशन किया गया, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका राइट आंसर जो आता है वो आपका 300 केल्विन आता है, ठीक है, मतलब 300 K आता है, ठीक है। अब इस K को हम फिर से C में चेंज करेंगे। तो C में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 327 मतलब कि 327 में से 300 को घटा लेंगे जो दिया गया, फिर से हमारा 27 इज द राइट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे यंग मॉड्यूलर स्लाइट एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, इफ स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लाइट एंगुलर सेपरेशन इन द फ्रिंक्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस बाई अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लार्ज वेवलेंथ एंड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंक्स डिक्रीजेस। डिक्रीज नहीं हो सकता भाई, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, द राइट आंसर इज फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। आगे आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कहा गया, द वर्क फ्रिक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम का फ्रिक्शन, पोटेशियम का फ्रिक्शन, सोडियम का फ्रिक्शन, आपको यहाँ पे तीनों दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड which of these photosensitive surface में emit photo electrons। ठीक है, आपको ना एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। अब इससे जो कम होगा ना वही फोटोसेंसिटिव सरफेस होगा। तो 2.20 से कम कौन सा है, 2.02 से कम तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीजियम का ही दिख रहा है 2.14। ठीक है, तो सीजियम इज द राइट आंसर, ओनली सीजियम। अब यहाँ पे आप इसका कैलकुलेशंस देख सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इमिट्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इमिट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू जो होंगे वो ग्रेटर दैन द डेल्टा वी। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कहा जा रहा है, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है फोटोवोल्टेइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल सही बात है ना भाई, यहाँ पे जो फोटोवोल्टेइक डिवाइस जो होंगे वो तो कन्वर्ट होंगे ही ऑप्टिकल रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है स्टेटमेंट सेकंड, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिजर्व बायोस एंड द ब्रेकडाउन रीजन्स, बिल्कुल सही जवाब, मतलब कि द राइट आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ galvanometer G does not show any deflections in the circuit, so the value of R is given by। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे कि ये मतलब कि डायग्राम है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस फाइंड करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को कैलकुलेट किया है, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया गया, मतलब कि 400 ओम दे दिया गया, मतलब किस चीज़ के लिए 400 ओम जो दिया, फर्स्ट रेसिस्टेंस दिया गया। ठीक है, तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आने वाला है, मतलब राइट आंसर 100 ओम आ जाने वाला है। ठीक है, जो कि आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए VR/R निकालेंगे। VR/R के लिए 2/R इज इक्वल टू 1/15 जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगेन फिर जब हम फाइंड करेंगे आर का वैल्यू तो 100 ओम जो कि दुगना हो जाएगा, 50 में हम 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, राइट आंसर इज 2। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction is 30 degree above the horizontal and the maximum height obtained from the bullet जी का वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू 0.5 दिया गया, तो हम 0.5 यहाँ पे रख लेंगे। साइन 30 डिग्री 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमको एच मैक्सिमम निकालना है। यहाँ पे कहा गया ना मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्सिमम निकालेंगे तो U² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G फार्मूला रखेंगे और इसको इसके अकॉर्डिंग हम जो भी मतलब कि वैल्यू दिया गया उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा 1000 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट सेक्शन बी, फिजिक्स के सेक्शन बी के क्वेश्चंस अब यहाँ से करेंगे हम। यहाँ से ना 15 क्वेश्चंस और करने हैं, हमने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सो यहाँ का जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अ अर्थ विद पीरियड t if d is density of the earth is g in the universal constant, है ना, and the gravitations of quantities 3 pi gd is represent। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसके मतलब के थ्रू आपको आंसर्स निकालना, मतलब लास्ट में आपका ये वाला वैल्यू आना चाहिए। तो t का फॉर्मूला होता है 2 pi √g m, जो कि हमने पहले भी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस एक बनाया हुआ था। ठीक है, अगेन फिर जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारा राइट आंसर t² इक्वल टू 3 पाई अपॉन GT आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे लाना था, तो हमने ला दिया। तो राइट आंसर ये किसके इक्वल है, 3² के इक्वल है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन फॉर अ लॉजिस्टिक सर्किट ट्रूथ टेबल बताना है आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है एक फिगर, अब इस फिगर में आपको बताना है जैसे कि ए जो है
अब यहाँ पे ना ये ए डैश हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी दिया गया है लॉजिस्टिक सर्किट दिया गया तो उसके लिए ये बंद हो चुका है, तो यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, ये ए डैश बन जाएगा और यहाँ पे भी बीच बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी ये बंद है। उसके बाद फिर ये गया और यहाँ पे ये बंद हो गया, तो बंद होने के बाद ये फिर से डबल आपको जैसे कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस दिखाया गया, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या होने वाला है, ए होने वाला है, ठीक है। क्यों ए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई पे जाना होता है, ठीक है। तो लो लो लो, तो ये सही है। उसके बाद लो से हाई, हाई से हाई जा सकते हैं, हाई से लो, लो से हाई, ठीक है। उसके बाद हाई हाई हाई, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये गलत क्यों हुआ, सबसे पहले लो है, लो है, लो से हाई, लो से हाई हो सकता है लेकिन हाई से लो नहीं हो सकता, जैसे हाई से ये लो हो गया इसलिए गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाई से लो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हाई से लो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे आप नहीं देख सकते कि हाई से लो हुआ हो कहीं भी। जैसे कि यहाँ पे क्या था, जैसे कि लो था तो हाई हुआ था, यहाँ पे हाई से लो से हाई फिर से हुआ ना, तो ये सही हो गया, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है। द राइट आंसर इज दिस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मीटर, मतलब 5.3 × 10⁻11 मीटर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड तक आपको बताना है। तो सबसे पहले R1 का वैल्यू हो जाएगा 5.3 × 10⁻11 मीटर, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। अब दूसरा हम निकालेंगे n का वैल्यू 2 रख के, तो n का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो R2 निकलेगा यहाँ से n² R1, जिसका वैल्यू ये आएगा। उसके बाद फिर n का वैल्यू 3 रखेंगे, जो कि थर्ड ऑर्बिट पे हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो R3 का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.77 × 10⁻, क्या आएगा, -6 मीटर इज़ द राइट आंसर। सो 4.77 एंगस्ट्रॉम, मतलब सॉरी 10 है ये, तो एंगस्ट्रॉम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वायर कैरिंग अ करेंट I अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एंड x एक्सिस हैज़ लेंथ L, इट इज़ कैप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू दिया गया उसके रिगार्डिंग आपको बताना है राइट आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कैलकुलेशंस इसकी कैसी की गई है, ठीक है। कैलकुलेशन जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमारा राइट आंसर फोर्स का यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, एंड यहाँ पे आपको सर्किट दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। सबसे पहले किस किस का मान दिया गया है, तो रेसिस्टेंस दिए गए हैं आपको, ठीक है। 2 रेसिस्टेंस दिया गया है, जैसे कि कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने सबसे पहले एक्सएल निकाला जो कि 5 ओम आया, फिर दूसरा हमने एक्सी निकाला जो कि 10 ओम आया, और तीसरा हमने जेड निकाला जो कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला बेस दिख रहा है। अब हमने लास्टली आर निकाला, लास्टली आर निकालने के लिए हमें सबका स्क्वायर कर देना होता है, तो आर का वैल्यू हमें लास्ट में क्या आया, 5√5 आ गया, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द 10 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर एंड द कनेक्टेड इन सीरीज टू द बैटरी ऑफ EMF इज E and negligible internet resistance then those connection of parallel to same battery in the current decrease n time, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 100 हो जाएगा, जो कि कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल ही रट्टू क्वेश्चन है। आप इस फिगर को देख सकते हैं, फिगर देखने के बाद आपका राइट आंसर 3 आएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे कि आपको बता रहा है इन द फिगर सो हेयर इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज, एज्यूम दैट ऑल द लेयर्स ऑफ थिन, मतलब n1 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फिगर, तो n1 का वैल्यू आपको यहाँ दिया गया है और यहाँ पे n2 का वैल्यू दिया गया है। तो r1 बराबर r2 इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब कि r1 और r2 की वैल्यू दोनों की 20 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो आप इसको ना फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमीकंडक्टर शेप फ्रॉम A and B as so in the figure, and the magnetic field at a point P for the स्टेडी करेंट कन्फिग्रेशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब कि देख सकते हैं μ0I/4 R is √1/2 pi pointed away from the base is the right answer, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि कैलकुलेशंस आपको करने हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका राइट आंसर 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
two thin lenses of are the same focal length f and but the convex lens is the right answers infinite, जो कि बिल्कुल सिंपल है. Again next questions, a horizontal bridge is built and across a river a student standing on the bridge through the small ball vertically upward with the velocity is 4 meter per second. The ball strike the water surface after 4 सेकेंड. द हाइट ऑफ द ब्रिज. अब आपको ना ब्रिज का हाइट बताना है, तो जी का वैल्यू दिया ही गया है, राइट आंसर 64 मीटर आ जाएगा. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस है द रेसिस्टेंस ऑफ अ पेन. दिस इज द राइट आंसर, जो कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाना है आपको. ठीक है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं आप यहाँ पे. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर, जैसे कि आपको फिगर दिया गया. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज दिस एंड द पॉइंट पी इज ड्यू टू द डाइपोल एंड ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के. ठीक है. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/8 PQ. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, QK. अगेन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ गन, मतलब कि वही गन और बुलेट वाली जो कहानियाँ पढ़े हैं आप लोगों ने, है ना. यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हेन वेलोसिटी u दिया गया, व्हेन बुलेट इज ट्रैवल 24 सेंटीमीटर एंड थ्रो इन द ब्लॉक अलोंग द लेंथ हॉरिजेंटली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज बिकम u/3. ठीक है. अब हम टोटल क्या निकालेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द ब्लॉक. ठीक है. तो फर्स्टली यहाँ पे आपको दिख सकता है जैसे कि कैलकुलेशंस कैसे किया गया है. सबसे पहले एक फार्मूला लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2as का. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2ax इज इक्वल टू 8u²/g, जो कि इक्वेशन 1 हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद फिर हम यहाँ पे दूसरा v के लिए इक्वेशन रखेंगे और यहाँ पे इक्वेशन हमारा इस टाइप का आएगा. ठीक है. फिर हम लास्टली क्या करेंगे कि दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब कि दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे x/x2 को, तो 8/9 आएगा और फिर फाइनली हमारा राइट आंसर 27 आ जाएगा सेंटीमीटर में. ठीक है. सो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कंसेप्चुअल बेस्ड में कर लिया है. जितने भी आपको ना की पॉइंट बताए जा रहे हैं उन सारे की पॉइंट को आप रिवीजन करके और एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करके जाएंगे. ठीक है. ये सारे के सारे जो भी की पॉइंट है वो आपको वहाँ पे गो थ्रू होंगे और रिपीट आएंगे. ठीक है. दिस इज़ आवर फिजिक्स क्वेश्चन, जिसके इंटरनली हम सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पार्ट को कवर करेंगे. बेसिकली सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. टोटल ऑल ओवर 50 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम इस वीडियोस के इंटरनली 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे. ठीक है. और ये सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड होंगे, इसीलिए हम इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा स्लो में करेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को. सो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कनकेव लेंस A of focal length 20 cm and concave lens B of a focal length 5 cm are kept along the same axis with the distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leave B as a parallel beam, then the distance d in centimeter. आपको सेंटीमीटर के इंटरनली इस आंसर को दिखाना है. ठीक है. मतलब कि मीटर में भी पूछा जाता है, सेंटीमीटर में, तो यूनिट वेरी मस्ट, यूनिट को आपको अच्छे से ध्यान देना है. ठीक है. सो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्या कहा जा रहा है कि ए कनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब कि उसका लेंथ कितना होगा 20 सेंटीमीटर का होगा. ठीक है. और कनकेव लेंस बी जो होंगे उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर का होगा. ओके. तो हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस. डिस्टेंस कहने का मतलब है कि जो पहला दूरी है, पहला फोकल लेंथ है, उसमें से हम सेकंड वाले लेंथ को घटा लेंगे. ठीक है. सो 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. और हमें आंसर किस चीज़ में चाहिए, तो सेंटीमीटर में चाहिए, इसीलिए 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 इज द राइट आंसर. ठीक है. बिल्कुल सिंपल सा है और इसमें दिमाग भी थोड़ी सी नहीं लगानी है, और यह कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन शो इन द फिगर. ठीक है. अब ये फिगर दिया गया, इसके इंटरनली आपको ऑप्शंस चूज़ करना है कि कौन सा सही होगा. तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको देखना है एंड उसके कॉम्बिनेशंस को. तो यहाँ पे कितने सी होंगे,
सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले बीच वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि हमें चारों तरफ का लेना है। तो यहाँ पे एक सी दिख रहा है और दूसरा सी मतलब 2c हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3c/2 नहीं हो सकता क्योंकि हम इस बीच वाले को नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब भी होता है कि जो साइड साइड के कैपेसिटेंस है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये सब के सब कंसेप्ट है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। अब देखिए यहाँ पे √3 कहा गया, ठीक है। √3 कहने का मतलब है कि अगर tan 60 डिग्री का मान हम निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पे tan ही लगाना पड़ेगा, राइट। सो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसीलिए 60 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेंस of large focal length and large aperture is best suited as the object of an astronomical telescope sense, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा क्योंकि टेलीस्कोप के रिगार्डिंग में ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Again, this is our next questions. The electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration of p-type semiconductor. An external field electric is applied across them and compared to the current of them. तो मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो रहा है एम टाइप के रिगार्डिंग इन द सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो इसके इंटरनली में क्या सही होना चाहिए। तो सबसे पहले दिया है करेंट इज एन टाइप इज ग्रेटर दैन द एन टाइप ऑफ द करेंट, मतलब कि पी टाइप जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा एन टाइप से। तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है क्योंकि एन टाइप जो होता है वो सबसे बड़ा होता है इन द सेमीकंडक्टर। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस विद फ्रीक्वेंसी n एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो राइट आंसर यहाँ पे 2n हो जाएगा जो कि रट्टू क्वेश्चन है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A dipole is placed in an electrical field as so in which directions will it move, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो भी ऑप्शंस है इसके रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होगा। सो हम फर्स्टली ऑप्शंस को देखेंगे, जैसे कि टुवर्ड्स द राइट एज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। यस, दिस इज़ राइट आंसर्स, क्योंकि देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो डिक्रीज़ करेगा क्योंकि यहाँ पे जो है इस पोटेंशियल एनर्जी से वो लंबवत जा रही है और यहाँ पे प्लस और फिर निगेटिव आया हुआ है, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग द राइट आंसर इज ए। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस C, मतलब कि यहाँ पे आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन सब को आपको पढ़ना नहीं है, आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LCR। LCR कहने का मतलब है यहाँ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और R का मतलब रेसिस्टेंस, ठीक है। इस 40 वोल्ट, ठीक है, 40 वोल्ट दिया गया है, फिर 10 वोल्ट दिया गया और फिर 40 वोल्ट दिया गया, ठीक है। मतलब कि R का 10 फिर C का 10 एंड R का यहाँ पे 40, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कतार वाइज। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करेंट फॉलोइंग थ्रू द LCR सीरीज सर्किट इज 10⁻², 10 के पावर √2a, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करेंट का इंडिपेंडेंस आपको बताना है इम्पीडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 3 ओम हो जाएगा क्योंकि ओम के इंटरनली ऑप्शंस आएगा, ठीक है। एंड जब हम इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस लगा के बनाएंगे तब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। So this is very simple questions. Again, this is very simple questions. If E and G, E कहने का मतलब energy, G कहने का मतलब gravitational constant is denoted energy and gravitational constant, then E upon G का dimension आपको बताना है। तो सबसे पहले E का पता है आपको, E का क्या होता है ml² T इनवर्स स्क्वायर, ये तो E का होता है, लेकिन G का तो पता नहीं हमें, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2/r², ठीक है। उसके अगेन फिर हम करेंगे G बराबर, मतलब इसका मान हम निकाल लेंगे FR² गुना करके, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे ml T इनवर्स स्क्वायर और R का डायमेंशन लिखेंगे L², ठीक है। और m1 m2 को हम डबल m कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको कटा लेंगे तो यहाँ पे m1 L³ T3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा F का, मतलब G का आ गया, ठीक है। तो G का हम यहाँ पे रख लेंगे और E का यहाँ पे रख लेंगे और दोनों को कटाने के बाद हमारा आंसर m² L इनवर्स T0 आ जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 4th।
आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन x directions, which of the following combinations gives the correct possible directions for electric field and magnetic field respectively? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स 1 हो जाएगा। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ EMF 1.5 volt gives balance point at 36 degree 36 centimeter length of the wire. If another cell of EMF 2.5 volt replace the first cell, that what length of the wire a balance point occurs? ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, और इस फार्मूला के रिगार्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, EMF को फाइंड करेंगे, देन हमारा राइट आंसर 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आगे आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन इन द स्मॉल इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t = 0 डिग्री। लेट्स SN बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल्स। सो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि t = n-1 है और एक t = n दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको रेशियो बताना है SN/SN+1 का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि हम यहाँ से निकाल लेंगे SN/SN+n+1 इन TH का। तो यहाँ पे जब हम इसका फाइंड करेंगे तो आपको कैसे यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नीचे कैसे बनाया गया है, किस फॉर्मूले को यूज़ करके, और यहाँ पे आंसर को फाइंड किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या कह रहा है? द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plated if the distance between in plate D and the area of electric plate is A. The energy stored in the capacitors is E0, permittivity of the free space. ओके, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो इस वीडियोस को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता है फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? टू रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of an thermal energy development in 100 ohm to that in 200 ohm in given time. ठीक है, अब यहाँ पे जो है रेसिस्टर्स आपको दिए गए हैं 100 ohm और 200 ohm के। ठीक है, इसके इंटरनली सबसे पहले हम क्वेश्चंस में जो दिया गया है उस चीज़ को लिखेंगे। जैसे कि आपका रेसिस्टर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो दोनों को हमने लिख लिया एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन फिगर बना के। ठीक है, अब उसके बाद हमें फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाना है? तो थर्मल एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगाना है पैरेलली P = V²/R का। ठीक है, अब यहाँ पे P1 और P2 हम निकालेंगे क्योंकि 2 हमें यहाँ पे रेसिस्टर्स दिए गए हैं इसलिए। ठीक है, तो P1 निकालेंगे तो V² का फॉर्मूला V² रहेगा और R की जगह पे हम यहाँ पे सबसे पहले 100 को रख लेंगे। इक्वेशन 1 हो गया। अगेन फिर दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे P2 के लिए। अगेन P2 यहाँ पे हो जाएगा V²/200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उसके अगेन फिर हम P1 एंड P2 को क्या करेंगे कि यहाँ पे डिवीज़न कर लेंगे। ठीक है, मतलब रेशियो निकाल लेंगे। तो P1/P2 का यहाँ पे मान रखेंगे तो V²/100 एंड यहाँ पे फिर रेशियो हो जाएगा V²/200 का। ठीक है, जिसमें से V² एंड V² कट जाएगा और 100/200 यहाँ पे, जैसे कि 100 नीचे में है और 200 इसके ऊपर चला जाएगा, तो 200/100 इट मीन्स ये कट के 2:1 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A cell of mass m is at rest initially. It explode into 3 fragments having mass in the ratio 2:1. If the fragment is having equal to fly off and along mutually perpendicular direction to speed v and the speed of third light fragment is. अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है इसके इंटरनली सबसे पहले मास का जो रेशियो दिया गया है वो 2, 2 एंड 1 का दिया गया। अब एक फार्मूला होता है P का फार्मूला होता है √P1² + P2² + P3²। जितना मतलब जितना आपको रेशियो दिया गया उसका आप रख सकते हैं। उसके बाद इसकी जगह पे इसको रख करके अगर आपने फॉर्मूले रख के निकाला तो आपका यहाँ पे राइट आंसर्स देख सकते हैं आप। जैसे कि उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन फिर हम इसे बढ़ा करके P3² कर लेंगे। अब P1 का वैल्यू दिया गया है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 + 4 + 1 है 3 हो गया। अब इसको जब हम निकालेंगे तो 2 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास
10 kg and 220 kg respectively are connected to two end of the rigid rod structure। अब end से कहा गया, end मतलब कि 0 से 2 end of the rigid rod length 10 मीटर with negligible mass and the distance of center of mass। अब center of mass का आपको फॉर्मूला रखना है, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, जिसके इंटरनली m1 का वैल्यू दिया गया है 10 kg का, ठीक है। m2 का वैल्यू यहाँ पे 20 kg दिया गया और x1 का वैल्यू इंड से कहा गया इसलिए 0 हो गया और x2 का वैल्यू 10 रख लिया। अब इन सारे ऑप्शंस को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 20/3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेज एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल पूछा जा रहा है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट होते हैं तब नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। इसीलिए जस्ट इसके अपोजिट में 90 डिग्री इज द राइट आंसर्स, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन Young's double slit experiment, a student observed 8 frames in a certain segment of screen when a monochromatic light of 60 nanometer, okay। again फिर wavelength is used and if the wavelength of light is changed to 400 nanometer then the number of frames that would be observed in the same undergoes revision in the screen, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसके अकॉर्डिंग हमें दिया क्या गया है, गिवन क्या है, ठीक है। तो n1 का वैल्यू दिया गया है जो कि 8 फ्रेम्स हो गया, अगेन लैम्डा 1 का वैल्यू दिया गया है जो कि 400 नैनोमीटर हो गया, अगेन लैम्डा 2 का वैल्यू हमने 6, क्योंकि जो बड़ा होगा उसको 2 ले लेंगे और जो छोटा है उसको 1 ले लिए, ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है n1/n2 का, इसके इक्वल होता है लैम्डा 2/λ1 का, ठीक है, जिसके इंटरनली हमें n2 निकालना है और बाकी सारे फॉर्मूले रखे हुए हैं। तो n2 का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके निकालें तो n2 का फॉर्मूला हो जाएगा n1 लैम्डा 2/λ1, ठीक है, जिसके इंटरनली हम 8 × 60 अब यहाँ पे जब हम इस मान को पुट करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3.0 न्यूटन, ठीक है, एन when placed at a particular point and the magnitude of the light gravitational field intensity at that point is, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे मास गिवन है जो कि 60 ग्राम हो गया। अगर हमें मतलब कि आपको अकॉर्डिंग देखना है इन द, जैसे कि ऑप्शंस जो दिए गए उसके यूनिट के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे यूनिट केजी में सब है तो केजी में हमें चेंज करना पड़ेगा। अगेन फोर्स यहाँ पे दिया गया है 3.0 न्यूटन का, ठीक है। अगेन IG का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स को हम रख लेंगे और मास को रख लेंगे, इसको जब कट आउट करेंगे तो 50 न्यूटन पर केजी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, स्क्वायर लूप ऑफ स्लाइड 1 मीटर एंड द रेसिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 t if the plane of loop of perpendicular to the direction of magnetic field and the magnetic flux through the loop is, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 0.5 वेबर हो जाएगा। कैसे होगा वेबर, तो सबसे पहले यहाँ पे b का वैल्यू दिया गया है 0.5 t, ठीक है, जो कि एक यूनिट हो गया। अगेन यहाँ पे हम लेमडा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि BA cos थीटा होता है। cos थीटा का मान यहाँ पे हम कितना रखेंगे, तो cos थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे, जिसका मान 1 होता है। cos 0 का 1 हो गया एंड ये फॉर्मूला का 1 है, और 0.5 जो होता है वो दिया गया है आपका V का मान। 0.5 किस चीज़ का मान है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने रख लिया। अब इसको जब हम फाइंड करेंगे तो 0.5 और वेबर जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, यूनिट होता है। तो राइट आंसर 0.5 वेबर हो जाएगा। अगेन ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल रटू क्वेश्चन है ना। एक लाइन का, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव तो विच हैव यूनिट बट नॉट हैव डायमेंशन, इसके पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होते। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड एंड रेडिएटेड बाय द 100 किलोवाट ट्रांसमिटेड इन 1 आवर इज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना सिंपल सा बताना था कि 100 किलोवाट ट्रांसमिट 1 आवर में हो रहे हैं तो वहाँ कितना एनर्जी, कितना जूल आएगा, ठीक है। तो वो 3.6 इंटू ऐसे करके भी आता है, और या फिर आप 36 इंटू 10⁻⁷ जूल ले सकते हैं, मतलब 36 करोड़ 360 मिलियन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगाते तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, 6 करना पड़ता, ठीक है, 10⁻⁶, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
the graph which show a variations of the de Broglie wavelength and जिसको हम लेमडा बोलेंगे and the particular is its associated momentum p is, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसमें एच का वैल्यू कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट और पी का वैल्यू मोमेंटम होता है। तो इसका राइट आंसर कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. When light propagate through a material medium of relative permittivity ER and relative permeability mu R and the velocity of light V is given by, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निकालना है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ER म्यू R, ठीक है, जिसको इक्वेशन 1 ले लिए। अब एक और फॉर्मूला होता है क्या चीज़ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल टू C अपॉन P, जिसमें V का वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और C का वैल्यू तो आपको पता ही है कि C का वैल्यू आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा C अपॉन n, ठीक है। एंड C का वैल्यू क्या दिया गया है, जैसे कि C का वैल्यू आपको यहाँ पे C ही रखना है, ठीक है। और n का वैल्यू आपको दिया गया है तो n का वैल्यू हम नीचे रख लेंगे। तो राइट आंसर C अपॉन रूट अंडर डैश, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू हॉलो कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है, R1 एंड R2 दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है R1 इज ग्रेटर देन R2 सो हैव इक्वल चार्जेस, मतलब सही कही गई, एंड द पोटेंशियल वुड बी, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो मोर देन स्मॉलर स्पेयर हो जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होगा, लार्ज पोटेंशियल होता है क्योंकि R2 का, इसलिए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टू मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी V1 एंड V/2 आर इंसिडेंट, ठीक है, ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल हो गया, डियर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs अपॉन 2 एंड Vs रिस्पेक्टिवली, द थ्रेशोल्ड्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल इज, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे रॉन्ग हैं, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू moving particles makes angle 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज सो इन द फिगर, ठीक है, जैसे फिगर के इंटरनली आपको दिख रहा है। द रेशियो ऑफ दियर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है इसका राइट आंसर कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले एंगल दिया गया है आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री का, जिसके इंटरनली हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/√3 होगा। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan का ही वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि x का मान दिया गया है, x एक्सिस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, और tan 45 का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/√3 रख लेंगे, मतलब V1/V2 निकाल लेंगे तो 1/√3 रख लेंगे, और बट्टा कर लेंगे हम किस चीज़ को, 1 को कर लेंगे, जिसके इंटरनली 1/√3 में किसी चीज़ मतलब कि 1 से अगर बट्टा करते हैं तो उसका राइट आंसर फिर से वही आता है, मतलब 1/√3 इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाई फ्रीली फैलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे ना आपको रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन द फैलिंग फ्लूइड में निकालना है क्या चीज़ का मान, SnH का मान। SnH का मान क्या होता है, हाफ इंटू A इंटू 2n-1, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब फॉर्मूला रखेंगे तो आपका राइट आंसर G/2 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर जैसे कि यहाँ पे हमने A का वैल्यू क्या रखा है, यहाँ पे G का वैल्यू, मतलब A का वैल्यू जो G के बराबर हो जाएगा, और N का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा 1 रखा, ठीक है, फर्स्ट 1 रखा। उसके बाद सेकंड में हमने G का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है। उसी प्रकार जब हम 3 रखेंगे तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, मतलब सबसे पहले G/2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 G/2 आएगा, और फिर यहाँ पे 5 G/2 आएगा, फिर यहाँ पे 7 G/2 आएगा। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आंसर आता रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 7 आ गया, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कनकेव लेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स 20 सेंटीमीटर ईच ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5, द पावर ऑफ द लेंस। आपको लेंस का पावर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेडियाई मतलब कि R1 का वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर R2 का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिया गया, R2 का वैल्यू आपको नहीं दिया गया, क्योंकि आपको पता होता है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वो प्लस और माइनस तक जाते हैं। तो 0.2 अगर प्लस में है तो माइनस में हम इसी को R2 ले लेंगे।
उसके बाद म्यू का वैल्यू आपको 1.5 दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5। अब यहाँ पे क्या करना है, एक फार्मूला होता है पी का फार्मूला होता है 1/v का, ठीक है। अब यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड रूट अंडर 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1.5 तो हो गया म्यू का वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू हमने 1.5 रख लिया, 1 जो कि फॉर्मूले का है। अगेन फिर यहाँ पे हमने r1 एंड r2 का वैल्यू रख लिया, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे तो यहाँ पे p का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि p इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/0.1 आ गया, ठीक है। मतलब p इज इक्वल टू 0.5 इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं फास्टली। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उसको आप 2 से 3 बार देखेंगे, ठीक है। इस वीडियोस को फास्टली एक बार और करके देख सकते हैं। अगेन ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस कितना हो गया 10⁻⁻2 अपॉन रूट अंडर पाई, ठीक है, हैज़ अ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड द करेंट डेंसिटी इन द वायर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर इज, ठीक है। अब यहाँ पे राइट आंसर्स डायरेक्टली हम 10⁻5 a अपॉन m स्क्वायर लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता ही होता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये कंसेप्चुअल रट्टू क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग करना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा है और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए थे प्रत्येक ईयर भी, पिछले ईयर भी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया गया और वेवलेंथ दिया गया, उसी का वेवलेंथ आपको बताना है। जैसे कि एम रेडियो वेव जो होता है वो 10⁻22 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव जो होते हैं वो 10⁻2 के बराबर होते हैं। अगेन इंफ्रारेड आपको पता ही है 10⁻4 मीटर, और एक्सरे तो 10⁻10 मीटर का हो जाता है, ठीक है। नैनो से भी थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। अगेन आते हैं तो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा, दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पिक वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू, तो आपको बताना है पिक वोल्टेज किसका, तो एसी सोर्स वो किसके इक्वल होता है, तो रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ द RMS वैल्यू इन द AC सोर्स, AC करंट, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, जो कि रट्टू क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट ऑफ द मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 सेंटीमीटर 2000 kg सॉरी एंड इज मूविंग अप टू अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 क्या मतलब 3000 न्यूटन हो गया, एंड द मिनिमम पावर ऑफ डिलीवर बाय द मोटर एंड लिफ्ट ऑफ वाट, तो जी का वैल्यू आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो सबसे पहले V1 आपको दिया गया V दिया गया 1.5 मीटर पर सेकंड, M का वैल्यू आपको दिया गया 200 kg, M कहने का क्या मतलब हुआ, तो M कहने का मतलब हुआ यहाँ पे मैक्सिमम लोड, ठीक है। उसके बाद F दिया गया है 3, मतलब F कहने का मतलब यहाँ पे जो भी फोर्स दिए गए हैं, ठीक है, वो दिए गए हैं 3000 मीटर, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड। अगेन T का वैल्यू हो गया W अपॉन F हो गया, W का मतलब mg प्लस F, तो mg का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे m, और g का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, ठीक है। उसके बाद f का वैल्यू यहाँ पे 3000, अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो 23000 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद फिर और फॉर्मूला लगाएंगे p का, जो कि tb होता है, t का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो कि आपने निकाला 23000, और v का वैल्यू आपको पता ही है 1.5, इसको गुना करेंगे तो 34500 इज राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द इनिशियल टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग are double than the ratio of the initial and final speed of the transverse wavelength along the strings, तो यहाँ पे राइट आंसर 1:√2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सोप बबल एक्सपेंडेड द प्रेशर इनसाइड द बबल, अब बताना है कि सोप बबल जो होते हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर होगा अंदर में उस बबल का वो कैसा होगा, तो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज, तो वो डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि सोप बबल है, जैसे ही उसके प्रेशर को क्या करेंगे इनसाइड में लाएंगे तो वो डिक्रीज ही होगा ना। अगेन आते हैं क्वेश्चन, इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन ए, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ए कनकेव लेंस ए ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ओके, आर केप्ट along the same axis, जो कि सेम एक्सिस पे along है, ठीक है, एंड विद द डिस्टेंस d between them, if a parallel beam of light falling on A and leave B as a parallel beam, okay, then the distance d is centimeter will be। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ माइनस कनकेव लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंथ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन सो इन द फिगर, इस फिगर के इंटरनली आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। C1 कहने का मतलब है यहाँ पे इन दोनों को ले लेंगे C1 के लिए, तो C1 के लिए कैपेसिटेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये तो बीच का है, तो 1 and 1 मतलब कि 1C और 1C, 1 कैपेसिटेंस एंड 1 कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 कैपेसिटेंस। सो 2 कैपेसिटेंस इज द राइट आंसर, ठीक है, बिकॉज बीच वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, जो भी साइड के कैपेसिटेंस है उसको हम फाइंड करेंगे। ओके, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, ठीक है। अगेन फिर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द सेम प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लासेस इज √3। ओके, स्नेल के नियम से हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें 60 डिग्री ये दिया गया और ये 90 डिग्री है, तो टोटल जो 3 एंगल्स के होते हैं उसके अंदर तो 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हमने 30 डिग्री यूँ ही फाइंड कर लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्नेल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो R1 एंड R2, R1 कहने का मतलब है और R2 कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस में आपको दिया गया है जैसे कि 30 डिग्री। अब R1 एंड R2 जो होगा वो ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हम मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद R2 जो होगा वो 30 डिग्री तो निकल ही गया क्योंकि R1 R2 तो इक्वल है 30 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 0 डिग्री हमने इसलिए मान लिया क्योंकि 30 डिग्री हमने पहले फाइंड कर लिया है। उसके बाद फिर √3 जो कि इंडेक्स ऑफ द ग्लास का इंडेक्स दिया गया है, तो यहाँ पे √3 साइन R2 एक फार्मूला होता है और यहाँ पे ये बराबर होता है 1 साइन E के, ठीक है। तो जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमारा जो भी मतलब इंडेक्स आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमर्जेंस फ्रॉम मतलब इमर्जेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल फाइंड हुआ वो कितना आया, 60 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, the next questions is a lens of large focal length and large aperture of best suited as an object of an astronomical telescope sense, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पार्ट इसके इंटरनली सही कही जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले लार्ज अपर्चर्स कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द सेम, मतलब कि विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस, बिल्कुल सही बात है। अगेन द लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इंश्योर बेटर लाइट एंड गैदरिंग पावर्स, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। अगेन ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड द बेटर, बिल्कुल सही है, मतलब कि ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। किसके लिए, तो यहाँ पे जो भी टेलीस्कोप कहा गया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिकल contractions in n टाइप सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। एज द सेम एज होल कंसंट्रेशन ऑफ pn सेमीकंडक्टर, द एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिकल इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम एंड कंपेयर टू द करेंट ऑफ देम। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। जैसे कि करेंट इन p टाइप, मतलब p टाइप में जो करेंट होता है वो बड़ा होता है, n टाइप नहीं, गलत बात है। p टाइप जो n टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो बड़ा होता है p टाइप से, इसीलिए यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड और रट्टू क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन आते फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ क्या कहा जा रहा है, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि एक बॉडी है जो कि उसका एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन HSM जो दिया गया है SHM, ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी n एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज। अब यहाँ पे ना आपको फाइंड करना होगा, जैसे कि x का फॉर्मूला, अब हमें x का मतलब कि मान फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी के लिए, तो a sin ω t एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले पे जब हम पुट करेंगे तो हमारा राइट आंसर 2n आएगा, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A dipole is placed in an electrical field as shown in which directions will be move। अब एक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जैसे कि ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस वाले डायग्राम को देख के बताना है कि इसका जो डाइपोल है वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पे दिया गया है, ठीक है। तो बताना है कि वहाँ पे किस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे Q प्लस और Q माइनस में दिया गया है, तो ये क्या होगा कि टूवर्ड्स द राइट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया, थोड़ा सा लेंदी यहाँ पे मतलब कि लैंग्वेज में है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ना, जैसे कि आपका ये शॉर्ट नेम वगैरह जो होता है, जैसे कि इंडक्टेंस को हम L से सूचित करते हैं, कैपेसिटेंस को C से, रेसिस्टेंस को R से, है ना। तो उसी प्रकार इतना नहीं पढ़ना। आपका मेन क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LC/R इज 40 वोल्ट एंड 10 वोल्ट एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट फ्लाउडिंग थ्रू LC/R सीरीज एंड करेंट इज सर्किट इज 10⁻⁻10 √2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगेन द इम्पीडेंस ऑफ द
द सर्किट निकालना है आपको, तो आपको ये फिगर देखना पड़ेगा। फिगर के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हमने लिख दिया, उसके बाद फिर हमने VRMS का फॉर्मूला लगाया जो कि इस प्रकार होता है, और इस पर हमने फाइंड किया तो 50 वोल्ट सबसे पहले हमारा आंसर आया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने RMS का मतलब कि IRMS का फॉर्मूला लगा के और फिर हमने यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम फाइंड कर लिया। उसके बाद फिर हमने लास्टली VRMS इज इक्वल टू RMS का दुगना होता है, मतलब कि IRMS में 2 से गुना करते हैं तो VRMS निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमारा लास्टली जो आंसर होगा VRMS बटा IRMS का 50/10 इज इक्वल टू 5 ओम इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E एंड G, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये ना रिपीटेड क्वेश्चन है जैसे आपको दिख रहा होगा। E एंड E कहने का मतलब यहाँ पे E कहने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी दिया गया है, ठीक है, डिनोटेड द एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G दिया गया, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है E/G का। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जैसे कि हम एनर्जी का फॉर्मूला निकाले तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ml² T इनवर्स स्क्वायर, जो कि रटने वाला चीज़ है, आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए एनर्जी का फॉर्मूला। और ग्रेविटेशनल, अब ग्रेविटेशन फाइंड करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। अब यहाँ पे जैसे कि फोर्स बराबर Gm1m2/r² हो गया, तो G का वैल्यू हम रखेंगे FR², क्योंकि हमने इसको चेंज करना है तो G का वैल्यू निकालना है। तो G हम ऐसे फाइंड करेंगे तो G निकालने के लिए FR², F और R² और m1m2 बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम F का फॉर्मूला रखते हैं तो ml इनवर्स स्क्वायर, फिर R का हो जाएगा L² और फिर m1 m2 का हो जाएगा mm, मतलब कि यहाँ पे फाइंड हो जाएगा m इनवर्स, क्योंकि m से m कट गया और ये माइनस ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m इनवर्स L की बट्टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे E/G के अकॉर्डिंग यहाँ रख लेंगे, ठीक है, और फिर से कैलकुलेट करेंगे तो m² T L इनवर्स और T 0 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाला है, बाकी कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग इन x डायरेक्शंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको लगाना चाहिए, लेकिन पहले हमें जो फाइंड करना है, जैसे E और B के लिए मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ पे वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, जैसे कि जो ऑप्शंस है उसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के बाद हमारा जो वैल्यू आना चाहिए लास्ट में 0 आना चाहिए, लेकिन लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। जिसका 0 आएगा वो हमारा मतलब कि ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये J है, ये K है, तो J और K के साथ I आता है, मतलब कि J के जैसे कि I J K, तो J और K का है तो I प्लस में आएगा, ठीक है, I प्लस में आ गया। और फिर यहाँ पे J और K है तो माइनस में, तो माइनस और प्लस तो कट गया ना, तो ये तो 0 आ गया, इसीलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये माइनस में है, ये प्लस में है, मतलब कि J एंड K के बाद I आना चाहिए। I क्या आएगा, एक प्लस में आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस I हो गया। और इसके बाद फिर J और K है तो I आएगा। I क्या आएगा, फिर से यहाँ पे माइनस में है और मतलब कि फॉर्मूले का माइनस है, और फिर से यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब कि प्लस एंड माइनस ये भी कट गया, 0 हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले को भी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा राइट है, लेकिन चेक कर लेते हैं इसको भी। जैसे कि माइनस J हो गया और K हो गया, तो J के बाद I आएगा, तो I जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। माइनस में नहीं, हाँ माइनस में होगा, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस है, और फिर I और यहाँ पे J, मतलब कि माइनस का यहाँ पे K है, तो J एंड K के बाद फिर से I आएगा, लेकिन I जो हो गया वो तो माइनस हो गया ना, मतलब माइनस फॉर्मूले का भी और माइनस आपका रियल का भी, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव क्या हुआ, एक मिनट, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी प्लस और ये माइनस, मतलब कि माइनस प्लस एज दैट 2I हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2I मतलब कि ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर 1 होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड गिव द वैलेंस डैश डैश डैश, ठीक है। तो इतना सारा आपको वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें I1 एंड I2 जो कि गिवन है आपके फॉर्मूले में, मतलब कि क्वेश्चंस के इंटरनली, अब आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद आपका राइट आंसर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट T टाइम T इज इक्वल टू 0 डिग्री, लेट
एस एन वी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल, मतलब कि t इज इक्वल टू n-1 एंड t इज इक्वल टू n, ठीक है, मतलब कि दो वैल्यू दिया गया है। अब दोनों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेशियो दिया गया एस एन एथ का। एस एन एथ का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने फाइंड कर रखा है, एस एन एथ का फॉर्मूला लगा के हमने पहले निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद फिर हमने मोशन इन द स्टार्ट फॉर द कंस्टेंट रिएक्शंस किया, और रिएक्शंस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिर हमने कैसे फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद लास्टली हमारा आंसर यहाँ पे फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आंसर्स है वो आपका 2n-1 अपॉन 2n+1 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ही मतलब कि जल्दी बन जाएगा आपको क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिख रहा है, ए पैरेलल प्लेट कवर्स अ यूनिफॉर्म फील्ड E एंड स्पेस बिटवीन द प्लेट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द प्लेट इज D एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड द एनर्जी सेपरेट द कैपेसिटर्स इज E नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ पे फॉर द कैपेसिटर्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। आगे फिर क्या है यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, वेयर द C इज इक्वल टू नॉट A ऑन D हो जाएगा, मतलब V इज इक्वल टू ET। अब यहाँ पे जैसे कि फाइंड करना आंसर, तो फाइंड कर लिया हमने, यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, C फाइंड करने का हमारा आंसर हो गया हाफ E नॉट एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन AD इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैचिंग करना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि मैचिंग क्या करना है, रूट मीन पर आरएमएस वैल्यू ऑफ स्पीड गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, वो होता है √3 RT अपॉन M के बराबर, ठीक है। इसका आंसर Q हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में 2 में Q है। अब आते हैं नेक्स्ट चेक करते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। प्रेशर एक्सर्टेड होगा आइडियल गैस का वो कितना हो जाएगा, तो वो हाफ NM अपॉन V स्क्वायर होता है, मतलब कि यहाँ पे P इज द राइट आंसर, तो Q/P 2 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। Again the next questions is a small block of the same ball of mass। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन कहा गया, mass m and the density d when the drop is container filled with the glycerine becomes constant after some times। If the density of glycerine is d/2 then viscous force acting on the ball will be। अब यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल सिंपल सा फाइंड किया, आप देख सकते हैं कि किस से स्मूथ तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर g/2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is a radioactive nucleus hexavalent undergoes separation staying in the sequence। अब आपको ये इस टाइप का सीक्वेंस दिया गया, ठीक है। इसके रिंग आपको Z जो दिया गया है वो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का दिया गया है, द पॉसिबल डिकेइंग पार्टिकल ऑफ द सीक्वेंस आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में आपको फाइंड करना है, ठीक है। कमेंट आप इसका आंसर देंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थिक कैरिंग केबल ऑफ रेडियस R कैरिंग करंट I इन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस सेक्शन एंड द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड VR ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस R एंड फ्रॉम एक्सिस ऑफ केबल इज रिप्रेजेंटेड। अब यहाँ पे आपको जैसे कि ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द सर्टेन हाइट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी के 3 गुना है, एंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल द इंस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे V का वैल्यू क्या होता है, मतलब V का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, तो mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी कम वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है दोनों। अगेन हमने फिर से इसको कैलकुलेट किया, हमारा राइट आंसर यहाँ पे A आ गया, ठीक है। S/4 तो हमने सबसे पहले निकाल लिया था, और इसके बाद S/4 करने के बाद हमारा √3 GS/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों ऑप्शन जो बिल्कुल ही सिमिलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मतलब इसका पूरे में रूट है और इसमें सिंगल में रूट है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका नहीं 3 होगा, ये गलत है, क्योंकि पूरे में रूट होना चाहिए था, ठीक है। ये गलत हो गया, देख सकते हैं आप कैसे कंफ्यूजन आती है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड इज 100 hours and the fractions of original activity that will be remains after 150 hours would be, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला जैसे कि लगाया गया है, T का फॉर्मूला जैसे कि 50 है, और T हाफ का फॉर्मूला यहाँ पे मतलब कि जो मान दिया गया वो हमने लिखते हैं। T हाफ का मतलब कि मान है यहाँ पे वैल्यू जो है वो 100 आवर्स है। अगेन A/A0 का फॉर्मूला लगा के हमने फाइंड कर लिया, और फिर हमारा राइट आंसर क्या आया 1/2 इज द आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ कप ऑफ कॉफी, मतलब कि कॉफी कप है, कूल फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, इन द मिनट। When the room temperature is 20 degree centigrade, the time taken for similar cup of coffee is cool from 80 degree centigrade to the 60 degree centigrade, okay। At the room temperature same is 60 degree centigrade। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये ऑप्शंस मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, कंसेप्चुअली है, और इस वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में फिल करना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द escape velocity from the earth surface is v and the escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that we earth crushed in the same। बिल्कुल सिंपल सा है, होमवर्क हो गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is water falls from the height of 60 minute, okay, and the rate of 50 kg per second to operate the turbine, and the loss due to the fractional force are 10% of the input energy. How much power generated by the turbine? Turbine का कितना मतलब यहाँ पे परसेंटेज होगा? पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम. इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला हमारा 90% इज राइट आंसर, जिसको हम किलोवाट में करेंगे तो 8.1 किलो आवर होगा. ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज सी एंड द वॉल्यूम. ये सब आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पर मेन क्वेश्चन यहाँ पे है द डिस्प्लेसमेंट करेंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर शुड बी गिवन. और यहाँ पे ये फॉर्मूला है जो कि आईडी का फॉर्मूला होता है वी नॉट ई सी कॉस ओमेगा टी. ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द न्यूक्लियस. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A nucleus with mass number is 240 break into two fragments and mass number is 120. The binding energy per nucleon of unfermented nucleus is 7.6 MeV. So while that the fragment is 8.5 MeV and the total of the binding energy in process. ठीक है, अब आपको बाइंडिंग एनर्जी बताना है तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 216 MeV. ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन. अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. स्प्रिंग इज स्ट्रेचेज. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल. जैसे देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर कहा गया, फोर्स 10 मतलब न्यूटन कहा गया. ठीक, एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस व्हेन द मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाय. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे इतना दिया गया 0.628 सेकेंड. ओके, तो ये जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आता है जो कि आपको कमेंट में बताना है. ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2023 में भी आया हुआ है. कनेक्टेड बाय द वायर, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्पेस दैट दिस इज द राइट आंसर. की फॉर्मूला हो गया R2/R1. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ wavelength lambda and incident the photosensitive surface is negligible work done. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इफ़ m mass of photo electron emit from the surface has d Broglie wavelength lambda d, then तो यहाँ पे lambda का वैल्यू कितना होता है? lambda इज इक्वल टू 2mc/h और lambda d स्क्वायर है. ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैचिंग करना है, और ये 2024 में आने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिनों से ये क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट किया. जैसे आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में बताया गया है. जैसे कि कॉलम 1 में क्या बताया गया? गिव सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करेंट थ्रू मैलिक कंडक्टर. ओके, कॉलम 2 में फिर क्या कहा गया है? कॉलम 2 में बता दिया गया कि गिव सम मैथमेटिकल टर्म्स फॉर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ठीक है, जैसे देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल ई एंड कैपिटल ई अपॉन एम इन टाउ. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसका राइट आंसर से यहाँ पे होने वाला है एस का, मतलब कि ई अपॉन जे, मतलब कि एनर्जी अपॉन द जूल इज द राइट आंसर. ठीक है, अगेन रिलैक्सेशन पीरियड. अब यहाँ पे रिलैक्सेशन पीरियड जो होगा इज इक्वल टू राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर m/ne स्क्वायर अपॉन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद करेंट डेंसिटी का आपको पता ही है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा क्योंकि R/S/P/N से हम मिक्सअप करेंगे. ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल्स. या पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे, मॉलिक्यूल होता है वो उसके अंदर क्या होंगे? तो हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इज द राइट आंसर. ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एन इनफाइनाइटी. अब आपको ना इस फिगर देख करके आंसर बताना है. जैसे कि ये जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, बट ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको होमवर्क है. ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे स्क्रू गेज का एक फॉर्मूला है. जैसे कि स्क्रू गेज के लिए आप MSR वैल्यू दिया गया जो कि 0 mm है, और CSR रीडिंग जो कि 52 डिवीजन हो गया. ठीक है, अब आपको यहाँ पे रीडिंग का फॉर्मूला होता है MS एंड प्लस SR इंटू LC. ठीक है, जैसे कि अब MS के लिए हमने रखा और फिर SR और LC का हमने यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम फाइंड कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हमने फाइंड किया तो 0.252 सेंटीमीटर आ गया. उसके बाद फिर LC हमें निकालना है क्योंकि लास्ट में हमें LC निकाला था. ठीक है, सो LC का फॉर्मूला होता है 1/MSD अपॉन नंबर ऑफ द सर्कुलर डिवीजन. तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा राइट आंसर 2.052 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is if force F and acceleration a time t are chosen as a fundamental physical quantity, find the dimension of energy. तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बराबर ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर होता है. ठीक है, तो ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर को जब हम फोर्स में चेंज करेंगे तो हमारा फोर्स इंटू m स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर हम जैसे ही फाइंड करेंगे तो हमारा राइट आंसर 80 ऐसा हो जाएगा. ओके,
आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड on an average emit by the source of monochromatic light of the wavelength is 600 nanometer when it is delivered at the power of 3.3 into 10 raised to power minus 3 watt will be so h का फॉर्मूला यहाँ पे h का वैल्यू यहाँ पे 6 into 10 raised to power minus 24 जूल सेकंड इस तरह आंसर, ठीक है। ऐसे आपके लिए यहाँ पे शॉर्टली यहाँ पे बताया भी गया कैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 10 raised to power 16 हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए गए, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे कंसीडर करना है आप, जैसे कि लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिजर्व बायोस व्हेन यूज एज द वोल्टेज रेगुलेट। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शंस करी जा रही है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है। अगेन एंड पोटेंशियल वेयर ऑफ पीएन जंक्शंस लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट 0.3 वोल्ट। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया, इतना वैल्यू नहीं होता, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी का अब है। अब तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिया है, अब हम 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे कि लिखा है 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चेंज एट 220 वोल्ट ईच एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड बिगर ड्रॉप, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे अभी पोटेंशियल है, जो भी ड्रॉप है उसी को यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जैसे कि आपको फॉर्मूला यहाँ पे ये लगाना है, फिर से ये लगाना है, तो राइट आंसर आप आएगा 3 नंबर 9080 वोल्ट, ओके। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द प्रोडक्ट, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट है जिसके इंटरनली आपको फोर्स का वैल्यू दिया गया है Q इंटू वी इंटू बी, ठीक है। आपको इसी का मान निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आपका फाइनली राइट आंसर यहाँ पे -6i कैप -6j कैप -8k कैप आएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्टिंग सेवरल लूप ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 प्लेस इन द चुंबक है ये, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is saying there 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 connected as in the following। यहाँ पे आपको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको ना फाइंड करना है I3 अपन I1, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है I1 = I2 + I3 का, ठीक है, ओके। उसके बाद अब जब हम इसको फाइंड करेंगे तो I1 का यहाँ पे R3 अपन R2 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन +1 लगाइए और I3 इस ऑप्शनली आपको यहाँ गुना में होगा, ठीक है। सो I3 अपन I1 जब निकालेंगे तो R2 + R2 + R3 इस तरह के आंसर्स, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी लेंथी क्वेश्चन है ये, और ज़्यादा यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ऑफ मास एंड द रेडियस आर कॉरस्पॉन्डिंग इज टू बी 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग्स अबाउट द axial process through the center of the rings and perpendicular to plane and ring of the k time and mr square, then the value of r is मास ऑफ रिंग आपको बताना है। तो जो भी गिवन उसको हमने फाइंड कर लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मास रिमूव जो कि आपको 3m/4 दिया गया था, मास इज रिमेनिंग पोर्शंस के लिए फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने आप फाइंड किया है राइट आंसर 3/4 इस तरह आंसर, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter. Strike at the ground are rocket and the same height. Magnitude pulse inserted in the ball, जहाँ पे g का वैल्यू दिया गया है। तो इसको फाइंड करने के लिए डेल्टा p का वैल्यू होता है n to डेल्टा v, जिसको हम निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर 4.2 kg मीटर पर सेकंड इस तरह का आंसर, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन सो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से कवर कर लिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके पहले एक नोटिस है कि मैंने बायोलॉजी के 3 इयर्स के सेक्शंस को कवर कर लिया और केमिस्ट्री के। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। और जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स में अभी तक बताए गए हैं सारे के सारे आपको याद करने हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड में उसको रटना है, ठीक है। इस वीडियोस को अगर पॉसिबल हो तो दोबारा भी देख लीजिए ताकि सारे के सारे कंसेप्ट आपको फिर से गो थ्रू हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।